How are you to all? I hope so you are doing well. My name is Renu Kakkar. Today in this video practice for the CTEC एग्जाम CDP टॉपिक CDP से सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रही हूँ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, तो आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि रिपीट एग्जामिनर क्या करता है, वो अपने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उसको चेंज करता है, सिर्फ ऑप्शन चेंज करता है, ऑप्शन की जो भाषा जो है वो अलग करता है, लैंग्वेज चेंज करता है, उसके बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सारे CDP के क्वेश्चन करवा रही हूँ। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी। जो भी आपके कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक से आपसे पूछना चाहते हो, सारे नहीं दूंगी, जो भी आपको जिसमें भी टॉपिक से मुश्किल लग रही है वो मैं फ्री में दूंगी। बाकी अगर पेड नोट्स लेना है तो मैं सिर्फ हिस्ट्री का दे रही हूँ। हिस्ट्री पेपर 1, हिस्ट्री का जो पेपर 2 का लिए है, दो बहुत मीडियम में है, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है हिस्ट्री के, क्योंकि कम समय में हमें रिवीजन करनी है और हम पूरी बुक पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ज्योग्राफी मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका सिविक्स भी मैं 1 या 2 3 में इस वीक में मेरी कोशिश रही है, तो मैं उसको कंप्लीट करा के इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। सबसे पहला जो टॉपिक है, क्वेश्चन दिया गया है, वे बाल विकास के लिए है। बाल विकास होता क्या है, विकास है क्या, विकास डैश है, क्या है, एक आयामी है, एक दिशाई है, यह बदलाव किया जा सकता है, आनुवंशिक रूप से पूर्ण रूप से निर्धारित है। देखिए, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में पूरी तरह से निर्धारित होता है, क्योंकि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का पोजीशन जो होती है वो 50-50% होती है। हेरिडिटी के बिना इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, और इन्वायरमेंट के बिना नहीं होता। आनुवंशिकता कहते हैं उसको। ठीक है, इस चीज़ के लिए पता होना चाहिए कि इसको हेरिडिटी कहते हैं और किसको इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो इसका तो आपको फोर्थ ऑप्शन इज राइट है, इसका सीधा ही है। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्णतः आनुवंशिकीय द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। किस चीज़ में हमें पता चलता है कि इसका रंग काला है। अब जैसे बचपन में जो बच्चा जन्म होता है वो कहता है कि मम्मी पे गया है, कुछ कहते हैं पापा पे गया है, कुछ कहते हैं है। आनुवंशिकता का मतलब ही होता है कि बच्चे की शारीरिक बनावट किस प्रकार से, उसकी ऊंचाई कैसी हुई है, उसकी शरीर का रंग कैसा है, उसकी आंखों का रंग कैसा है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी बुद्धि किस पे जा रही है। कई बार होता है कि बच्चे जिसके पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट, किसके पेरेंट्स जो होते हैं इतने इंटेलिजेंस नहीं होते, लेकिन उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट जाते हैं। तो ये एक आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं जो हमारे जेनेटिक गुण होते हैं। ये इसमें हम यह नहीं कर सकते। मान लें कई बार होता है कि किसी का शरीर में जीन्स जिसको कहते हैं उसी को ही हम आनुवंशिकता में इंक्लूड करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन देखेंगे, इसमें कौन सा पूर्व निर्धारित करता है, मित्रों का चयन करता है, आंखों का रंग चयन करता है, और आपका यहाँ पे है शैक्षिक सफलता या शिक्षा में रुचि। ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, मित्रों की चयनता, ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें जो दे रखा है वो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो वो प्राथमिक समाजीकरण कराएगी, निष्क्रिय समाजीकरण कराएगी, द्वितीय समाजीकरण कहलाएगी, या परिपक्वता कहलाएगी। देखिए, कभी भी स्कूल में जो भी बच्चा सामाजिक रूप से संस्था में किसी भी स्कूल में पार्टिसिपेट करता है या स्कूल में प्रवेश लेता है, तो वो एक तरीके से फर्स्ट स्टेज मानी जाती है, प्राथमिक समाजीकरण माना जाता है। निष्क्रिय तो नहीं हो सकता। पर मेच्योरिटी पीरियड, वो मैंचुरेशन जो पीन पियाजे ने कहा था, एक परिपक्व अवस्था में बच्चा हो जाता है, उसके बाद द्वितीय सेकेंड स्टेज आती है, जो हमारे आपको भी पता है। इसके अलावा इसमें फर्स्ट थर्ड ऑप्शन ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरा जो स्तर है जिसमें कहते हैं पारिवारिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। देखिए, तीसरी अवस्था फर्स्ट स्टेज होती है प्री कन्वेंशन स्टेज, सेकंड होती है कन्वेंशन स्टेज, थर्ड होती है पोस्ट कन्वेंशन स्टेज। इसमें सभी के टू पार्ट्स हैं, सबकी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है। ठीक है, इसमें दूसरे स्तर की पूछी गई है, दूसरे स्तर में तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। दूसरा स्तर किसका होगा, कन्वेंशन स्तर। उसकी तीसरी अवस्था में जब आपको कोई पता होगा, अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो इसमें जो है जिसमें हमें बताया जाता है गुड बॉय और गुड गर्ल की अभिक्षमता को निश्चित किया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आपको बताते हैं। उसके बाद है जीन पियाजे में कह रहे हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा प्रवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नया स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और अच्छा क्वेश्चन भी है। आपको पता ही है, स्कीमा में एक तरीके से कोई भी चीज़ आपकी स्कीमा है, स्कीमा एक तरह की सोच है, आपकी सोच में पहले से ही वो चीज़ डली हुई है, उसमें से क्या करोगे, कई नई चीज़ उसके अंदर डाल दी जाए तो वो क्या कहलाती है, वो मैंने आपको बताया था, वो एक समायोजित कहलाती है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, मैं आंसर मैंने बता दिया क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है बार बार, तो मैं इसका आंसर और ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में लिखा हुआ है समायोजन कहलाती है,
अनुकूलन एडॉप्शन क्या होता है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में इंक्लूड कर दे, संगठित तो है ही नहीं, ठीक है। आत्मसात एस्टिमेशन होता है कि पुरानी चीज़, जो भी चीज़ आपके माइंड में है उसमें बदलाव या परिवर्तन करे, तो समायोजन ही इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ये तो सीधा ही डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। उसमें क्या करता है, जो भी आपकी कंसेप्ट है, जो भी आपकी चीज़ दी गई है, जैसे सपोज आपने किसी भी व्यवस्थित चीज़ को प्रस्तुत करना है, तो व्याख्या तो करेंगे नहीं, स्कीमा तो एक तरीके से अग्रिम संगठन नहीं है। संवेदिक मुद्रक, इसको इंग्लिश में संवेदिक प्रिंटर आमतौर पर बिजनेस या दुकानों के उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन 4 है, आपको बता दिया। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का प्रयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह में बनाती है। क्या बनाएगी, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। रश्मि अपने कथन सीखने के लिए क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यकलापों का उपयोग करती है। सिगमंड फ्राइड द्वारा मनोयौगिक सिद्धांत है। लीव वायरोस्की का सामाजिक सिद्धांत है। लोयस कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है। B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो आपको इसमें आंसर इसमें बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो भी चीज़ व्यवहारवादी होती है, व्यवहारवादी क्या होती है, व्यवहारवादी क्या होती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, सीखने के लिए उत्तेजित होता है, अपने बिहेवियर में चेंज लाता है, और जो भी उसकी प्रतिक्रिया है उसका पुनर्मनन करता है और पुनर्मनन करके कंडीशनिंग लगा देता है। तो इसमें यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 4th ऑप्शन इज राइट है, जो इसमें ठीक बैठता है। लोएस्ट जेडपीडी के बारे में बात नहीं हुई, सोशल और कल्चर के बारे में नहीं हुई, और मनोयौगिक मतलब सिगमंड फ्राइड की बात भी नहीं की गई है। अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में। निम्नलिखित कौन सा अध्यापक द्वारा पाड़ का उदाहरण नहीं है। पाड़ मीन्स होता है जो भी कोई भी सपोर्ट मिलता है, कोई भी हिंट मिलता है, जिसको स्कैल फोल्डिंग कहते हैं, ये चीज़ किसमें नहीं है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आपको पता ही चल गया कि रटना कभी भी नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये इसमें क्लू नहीं। अनुकरण हो सकता है, इशारा हो सकता है, सहपाठी होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इसका राइट है आंसर, ठीक है। नेगेटिव पूछा गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं वाले याद रखना। 9 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, सॉरी आंसर कह रही हूँ, ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद आंसर बताऊंगी। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य की प्रोत्साहन करना, सामूहिक नहीं बताया, सामूहिक सहयोगिता है, दोहराना, वेधन करना, ये सब नेगेटिव टाइप से, इसका राइट ऑप्शन 3rd ही है, ठीक है। क्योंकि मैं बार बार मैं बोल रही हूँ कि ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए देखना है ताकि आपके क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें पढ़ना है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट साध्य सक्रिय के पदों के रूप में परिभाषित किया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 4th ऑप्शन है, हार्वर्ड गार्डनर ने डिफरेंट तरीके से हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसका एक्सप्लेन अगर डिटेल में चाहूँगी तो बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि मेरे को इसका आंसर पता है इसके बारे में। उसके बाद है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित से किसको महत्व दिया जाना चाहिए। ये मूल्यांकन से लिखा हुआ है, इसमें लिखा है संकलात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, या मानवकित एवं एक समान मूल्यांकन, या एक आयामी मूल्यांकन। तो अगर हम 11वें का ऑप्शन देखते हैं, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बुद्धि के, हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के बारे में भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। हार्वर्ड गार्डनर ने थ्योरी दी थी कि बुद्धि को हम बहुबुद्धि के नाम से जाना जा सकता है। बुद्धि को अलग अलग प्रकार दिए थे उन्होंने, कम से कम 8 प्रकार दिए थे। 8 प्रकार में हर एक चीज़ का डिफाइन किया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि बुद्धि संगीत है। संगीत में क्या होता है, जिसमें संगीत में म्यूजिशियन होता है। म्यूजिशियन कौन होंगे, जो लय को जानेंगे, जो गति को जानेंगे, किस तरीके से हमें गाना गाना है। फिर आता है दृश्य। दृश्य मतलब होता है फिजिकली स्थानिक होता है। उसके बाद मौखिक। मौखिक मतलब होता है भाषाई रूप से। फिर होता है गणित। गणित हमारा किस लिए काम होता है, तार्किक चिंतन, रीजनिंग थिंकिंग के लिए। फिर आता है काइनेस्टिक। काइनेस्टिक का मतलब होता है शारीरिक रूप से होना चाहिए। फिर आता है इंटरनल, इंटरपर्सनल, जिसमें हमें खुद के बारे में सोचना है। फिर आता है एक होता है इंट्रापर्सनल, फिर दूसरों के बारे में सोचना। फिर नेचर से, नेचुरलिस्ट होते हैं, जो नेचर से जुड़े हुए होते हैं, वो लोग कहलाए जाते हैं। तो डिफरेंट हार्वर्ड गार्डनर ने 8 बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, उसको याद में रखना है। 11वें क्वेश्चन को फिर देखते हैं। 11वें क्वेश्चन में बोला है कि संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित किसको महत्व दिया जाना चाहिए। तो इसमें है कि इसमें ना तो संकल्पनात्मक को दिया जाता है, यहाँ पे उनसे मानवकित और एक समान मूल्यांकन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि बच्चों की जो धारणा है वो कक्षा में वातावरण और कक्षा के कार्य को समझ सके, बच्चों की जो कक्षा है उसको आकर्षित करता रहे और उसे सीखने के लिए प्रेरित करता रहे। तो ये ऑप्शन इज राइट है, इसका 4th ऑप्शन इज राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्टी ने सिद्धांत के अनुसार निजी शब्द जो दिया है वो प्राइवेट स्पीच के बारे में बात की है। निजी भाषण किसके लिए होना चाहिए, बच्चों की संकल्पना व्यवहार को अवरोधक करता है,
ये तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में आ गया। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहार में संचालन में सहायता करता है, ये भी नहीं होना चाहिए। ये संकेत द्वारा देता है कि संज्ञान सभी को आंतरिक नहीं होता, ये हो सकता है कि सभी का जो संज्ञान है वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन 4 है। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियाओं को जोड़ा जाता है, लड़कों को नीले कपड़ों और काले कपड़ों से जोड़ा जाता है। ये किसको दर्शाता है? ये तो आप सभी को पता है, मैं हर बार बता चुकी हूँ। ये जेंडर बाइसिस को दर्शाता है। ठीक है, इसमें है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, या जेंडर विविधता को दर्शाता है। तो आपको आंसर इसका खुद ही पता है कि ये रूढ़िवादिता को नहीं दर्शाता, ये है जेंडर विविधता को बताता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये कपड़े साड़ी पहन सकती है, ये सूट पहन सकती है। ऑब्वियसली ये तो एक तरीके से आपको बच्चों की शैक्षिक और पुनर्ग्रह की सोच है, ये उनके पहले से ही ऐसी अवधारणा बना रखी है, ऐसी सोच बना रखी है। तो इसी संस्कृति पर जोर देगा गया। छात्रों को खुद मानक पाठ्यक्रम पे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका 3rd ऑप्शन राइट है। 14 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को जो का त्यों पुनर्उत्पादित करे। कारण, क्योंकि जानकारी को उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक होता है। ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है कि घोतक होता है, क्योंकि जो सीखना होता है वो कहीं ना कहीं बच्चों के माहौल में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहले है, लेकिन इन्होंने कहा है कि घातक होता है, घोतक होता है। घोतक तो नहीं होना चाहिए। दोनों ऑप्शन अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 2nd ऑप्शन इज हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है 15। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होनी चाहिए? 15 में कहा है कि कक्षा में शिक्षक और दोनों निष्क्रिय कभी भी सेक्रेटरी 1000 बार बता चुकी है, हर वीडियो में बताती है। निष्क्रिय नेगेटिव टैग वर्ड्स होता है, हमेशा सक्रिय होना चाहिए। छात्र क्रियाशील हो परंतु अध्यापक निष्क्रिय, ये भी निष्क्रिय है। छात्र शायद क्रियाशील हो, तो इसमें राइट ऑप्शन 3rd होगा हमारा राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा में अध्यापिका भिन्न समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपको एग्जाम से ही पता चल गया कि इसमें लिखा है कि वो अपनी उन अवधारणाओं पुनर्ग्रहों के चिंतन करके उन बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करे। सीमित तो कभी करना नहीं चाहिए। ठीक है, कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता की सम्मिलित करे। विविधता मतलब ये लड़का है, ये लड़की, ऐसे भेदभाव करे नहीं। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देना चाहिए, ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छात्रों को प्रोत्साहित करे कि वे स्वयं मानवकित पाठ्यक्रम बनाकर। देखिए, छात्रों को नहीं, जब टीचर की बात करी जा रही है तो टीचर में बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित करेगी, ये सीमित करती हैं। 3rd ऑप्शन इसमें ये 3rd भी है और 4th है। 2nd ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें इंक्लूड विविधता को अलग अलग नहीं बांटेगी, हर बच्चे को हर उसकी अनुभव के अनुसार नहीं बांटेगी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो 3rd है। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देखा था तो इसलिए सॉरी। अगला क्वेश्चन है रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है जो समावेशी कक्षा में इस प्रकार निर्देशात्मक संयोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से पता चलता है कि कौन सा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट बैठता है। तो इसमें लिखा है विविध प्रकार के, हम उसको प्रत्यक्षीकरण करें, वो देख नहीं सकता, तो इसके बारे में देखना चाहिए। उसके अगला क्वेश्चन है कि मुद्रित पुस्तक उपलब्ध करा दे, या फिर हमें त्रिवी में नक्शे या चार्ट कैसे स्पर्शीय, एक होता है जिसको कहते हैं ब्रेन लिपि। ब्रेन लिपि में सबसे ज़्यादा जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए प्रयोग की जाती है। तो स्पर्शीय बुक में आपको भी पता है कि डॉट डॉट करके होता है, तो उस तरीके का चीज़ें होती है। तो 3rd ऑप्शन इसमें राइट है। अगला है रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। तो कौन सा तरकीब सबसे ज़्यादा होगा? तो जो अभिसारी और अपसारी चिंतन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अपसारी चिंतन होता है जिसमें बच्चा एक ही तरीके से सोचता है। ठीक है, एक ही तरीके से सोचेगा। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें बच्चा एक तरीके से नहीं सोचता, डिफरेंट तरीके से सोचता है, डिफरेंट प्रक्रियाओं को सोचता है, जिसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है, डाइवर्सिटी। और इन ये वाला तो इसका जो आंसर है 18 का वो अपसारी है। डाइवर्सिटी मुझे कन्फ्यूज़न हो गया कि अपसारी सोच वे सोच होती है जिसमें बच्चा डिफरेंट तरीके से सोच सकता है। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन में एक ही तरीके से सोचता है। तो इसका राइट ऑप्शन है 4th। राजू 61 के स्थान में 61 के स्थान पे 16 लिखता है और उसे बी को डी के अक्षर में भ्रमित होता है। इससे कौन सी होगी आप बताओ? लिखने की है, लिखने में हो रही है उसको दिक्कत। तो 19 का अगर आप मुझे बताओगे तो आपको पता ही होगा, डिस्ग्राफिया होता है। डिस्ग्राफिया यानी 4th ऑप्शन है इसका।
स्वलीनता में बच्चे अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, खड़े होते हैं तो गिरने लग जाते हैं। पठन कौशल डिस्ग्राफिया, पठन में दिक्कत होती है। शैक्षिक असहायता बताओ, एजुकेशन में कोई दिक्कत है बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 का। एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। एजुकेशन कहता है कि हमें बच्चों को सहयोगात्मक लर्निंग करानी चाहिए, कोलैब यानी ग्रुप में लर्निंग करानी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं कराना चाहिए, व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करना चाहिए, मानव के निर्देश नहीं देने चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, ये सीधा एक्सक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। एक रचनात्मकवादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय प्राणी के रूप में तो है ही नहीं, छोटे वयस्कों के रूप में निष्क्रिय किस प्रकार परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। तो बच्चे को अगर नहीं बनाता तो हम बच्चों के दृष्टिकोण को अच्छा बना सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे सारे ही ऑप्शन में पूछा गया है, एक समाज रचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। निष्क्रिय प्राणी समझा जाता है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है इसका फर्स्ट। बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। 22 का बताना है, बच्चों की असफलता का गुण रोपण हमेशा एक आनुवंशिक दोषों पर किया जा सकता है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्थित व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, ये ऑप्शन राइट लग रहा है। आगे देख लेते हैं इसके ऑप्शन। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए वे बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाशिया में हाशियाकरण वे होते हैं जिसमें जो एससी और एसटी कैटेगरी के नीचे आते हैं उन बच्चों की समुदाय के अकादमिक सफलता को सक्षम नहीं रहता। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। वेद व अभ्यास कर प्रतिस्पर्धा करके नहीं दे सकती। अपने उन्होंने लिखा विषय वस्तु के विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, ये हो सकता है। उनको पुरस्कार देके भी नहीं कर सकती। तो इसका जो आंसर है 23 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। 24 पढ़ते हैं, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित की संपत्तियों को संबंध रखते थे। इस प्रकार शिक्षा शास्त्र किससे होगा, यानी एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में इंक्लूड हो रही है तो अधिगम के स्थानांतरण और अंतःकरण बढ़ावा दे रही है। रुकावट नहीं हो सकता, बोझ नहीं हो सकता, और यह है उसकी गलतियों को बढ़ावा देने की तो बात ही नहीं कही गई है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है। ये जानकारी किस स्मृति में संगठित होती है। स्मृति मतलब उसकी याददाश्त में। उसने ऑप्शन भी दे दिया है कि एक बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धूल कपड़ों की तह करने की प्रक्रिया, ये 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। क्या चीज़ उसको याद रहेगी। 25 का आपको भी पता है कि अल्प अवधि स्मृति है या दीर्घ अवधि स्मृति है, स्मृति से रिलेटेड है। वह संवेदी है। संवेदी में क्या होता है, जो भी चीज़ें पर्यावरण से घटित होती है, जैसे गंध हो गई, महसूस हो गई, तो ये सारे रंग, उसकी आवाज़ की पहचान, उसकी जो भी उपयोगिता है उसके अंदर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन इज थर्ड है, संवेदी इस तरीके से होती है, इसकी सेंसर स्मृति, ठीक है। निम्नलिखित किस कथनों में त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। नहीं बताया, नहीं का टैग वर्ड याद रखना। यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों पर निर्धारित करने की मदद करता है। शिक्षा को छात्रों की अवधारणा समझने के अवसर है। शिक्षार्थी अधिगम त्रुटियों में त्रुटि की समझ सार्थक क्योंकि वह अधिगम की सहज हिस्सा है। तो थर्ड ऑप्शन राइट लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन और भी ऑप्शन है, यह सोच की अंतर्दृष्टि है। तो थर्ड ऑप्शन राइट है। किस प्रकार की प्रेरणा उस गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक और सहयोगजनक होती है। तो कौन सी इसकी प्रेरणा होगी, तो आनंददायक और यह होगी अच्छी होगी। आंतरिक प्रेरणा वो होती है जिसमें बच्चा खुद से मोटिवेटर होता है, उसको किसी दूसरे की वीडियो देखकर या रील्स देखकर मोटिवेशन नहीं मिलता। वो अंदर ही, अगर आपको सीटें की एग्जाम क्लियर करना है तो आप अंदर से मोटिवेटेड होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। अगर अंदर से आप मोटिवेट नहीं होगे, नीरस होगे, आनंद नहीं होगा, अपने आप में खुश नहीं होगे, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं कट करेगी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, इसमें बाकी ऑप्शन नहीं देखने। शिक्षिका की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षा क्या होती है, अपेक्षा या अपेक्षा क्या होती है, शिक्षिका क्या चाहती है बच्चों से, वो चीज़ बतानी है आपको। आप खुद टीचर हो, टीचर के बारे में सोचिए। उनके अधिगम को महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, या अधिगम में कोई संबंध नहीं दिखाती, या अधिगम में उसकी क्षमता को प्रभाव नहीं डालती, अधिगम के लिए एक मात्र निर्धारक होती है। तो आपको क्या करना है, उसका जो भी लर्निंग हो रही है उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करनी चाहती है। उसमें किस प्रकार की क्या चाहती है, शिक्षिका चाहती है हर छात्र सीखने के लिए लायक हो, प्रेरित हो, तैयार रहे, ध्यान केंद्रित करे, सुसाध्य हो, ये सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं। और वो आत्मविश्वासी हो, कॉन्फिडेंस हो, कोई भी चीज़ सुना रहे उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी खुद की अपनी पहचान हो, सकारात्मक सोच हो, ये सारी चीज़ें उसको क्या चाहिए एक बच्चे में दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है, ये आप क्वेश्चन बताओ। शिक्षार्थी को उनके निष्पादन के बारे में परिपुष्टि दे, फीडबैक दे दे। प्रश्न पूछ लिए, हतोत्साही तो नेगेटिव, अगर निष्क्रिय भी नेगेटिव है तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बारंबारता
परीक्षा लेके बार-बार में भय की अवस्था, भय भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद है कि विद्यार्थियों को स्पर्धा से प्रतिबंधा, मतलब उन दोनों में कॉम्पिटिशन की भावना। तो इसमें जो एक्यूरेट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पूछा गया, यानी एनईपी के बारे में पूछा गया कि इसको प्रोत्साहित करती है कि पाठ्यक्रम जो हमारा दिया गया है वो कठोर, उसके अच्छा हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो पाठ्यचर्या में, रटने को महत्व नहीं देती, विवेचनात्मक चिंतन को, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो रटने अधिगम को महत्व देती है, रटन के। इसमें ऑप्शन जो हमारा आएगा वो आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, रटने को नहीं देती, फोर्थ है, यानी थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और हमारा फोर्थ, तो थर्ड ऑप्शन इसमें राइट होगा, ठीक है। रटने को नहीं देती अधिगम में, रटना नहीं कहती, महत्व देती, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा थर्ड। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जितनी प्रैक्टिस करा सकती हूँ उतनी ही कराऊंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टिल देन।